कहाँ कहाँ तक हो गया क्वेश्चन? तो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व और यहाँ से भी कर लिया था ना एक वो टेबल वाला क्वेश्चन। चलिए जी, सेकंड हम बायोटिक कम्युनिटी को पढ़ रहे हैं और बायोटिक कम्युनिटी में आपने फर्स्ट कैरेक्टर स्पीसीज डाइवर्सिटी को पढ़ लिया है। स्पीसीज डाइवर्सिटी में आपने फैक्टर्स जो उसको इफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी पढ़ा, टाइप ऑफ एरिया पढ़ा, हमने वहां क्लाइमेट पढ़ा, हमने टाइप ऑफ सॉइल पढ़ा और साइज ऑफ एरिया पढ़ा। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, एक पीवाईक्यू भी हमने किया। चलिए आज सेकंड कैरेक्टर पे चलते हैं बायोटिक कम्युनिटी के, और जो सेकंड कैरेक्टर है वो है डोमिनेंस। किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में जितनी भी नंबर ऑफ स्पीसीज होती है, किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में जितनी भी नंबर ऑफ स्पीसीज होती है वो तो वहां की स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। लेकिन जितनी स्पीसीज है उनमें से जिस स्पीसीज के इंडिविजुअल का नंबर सबसे ज्यादा वो डोमिनेंट है। जितनी भी स्पीसीज है उनमें से जिस स्पीसीज के इंडिविजुअल का नंबर सबसे ज्यादा होगा वो डोमिनेंट होगा। अगर ऐसा है तो बेटा याद रखेंगे आप। अब बहुत बढ़िया बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात इसमें हंसने वाली क्या बात है यार, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। पर हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो समझ रहे ना आप बेटा, अभी आपके सामने जो कम्युनिटी है उसमें किसका नंबर सबसे ज्यादा है? ए। फिर कम्युनिटी का नाम भी उसी के नाम से पुकारा जाएगा, तो इसे आप ए कम्युनिटी के नाम से पुकारेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे, बात डोमिनेंट की हो रही है, कीस्टोन की नहीं। अरे जो डोमिनेंट होगा वो कभी कीस्टोन नहीं होगा, क्योंकि कीस्टोन बनने के लिए नंबर कम, बायोमास कम, इन्फ्लुएंस, लेकिन जो डोमिनेंट है उसका नंबर ज्यादा। जैसे बेटा आप सब जानते हैं, एग्जाम्पल अगर सिंपल एग्जाम्पल देखें तो पाइनस कम्युनिटी हिमालय पर है। बेटा क्या हिमालय पर केवल पाइनस है? फिर पाइनस कम्युनिटी क्यों कहा? नंबर ज्यादा है। जैसे आप सब जानते हैं कि प्रोसोफिस कम्युनिटी अरावली हिल्स पर है। प्रोसोफिस खेजड़ी को कहते हैं बेटा, राजस्थान वाले तो समझ गए होंगे, जो जो नहीं समझा वो प्रोसोफिस ही कहो। बेटा यहाँ पर मैंग्रोव कम्युनिटी आप सब जानते हैं कि सुंदरबन में है। अगर ऐसा है तो समझ जाइए हमने उनका नाम लिख दिया जो कि यहाँ पर डोमिनेंट है, जो यहाँ पर डोमिनेंट स्पीसीज है, उससे उसका नाम पुकारा जा रहा है। लेकिन एक बार की बात है, आप हिमालय पर थे, आप वहां एजुकेशनल टूर से गए हैं बेटा। आपने सोचा चलो आ ही गए तो यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, और उसमें आपने देखा कि पाइनस तो उगा ही है, साथ में ग्रास भी उगी हुई है। जल्दी बताओ, पाइनस और ग्रास में किसका नंबर ज्यादा? ग्रास। अरे छोटी है भाई, कम एरिया में ज्यादा आएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उस हिसाब से तो अपनी बात उलट हो गई, उसे तो हम ग्रास कम्युनिटी कहेंगे। नहीं ना, जब बहुत बड़ा और बहुत छोटा इंडिविजुअल है तो वेटेज बायोमास को होगा। तो बच्चों समझ जाइए आपका कंपैरिजन किसको हो रहा है?
अगर आप ट्री टू ट्री कंपैरिजन करेंगे तो बराबर के इंडिविजुअल में जब कंपैरिजन होगा तो नंबर देख के डोमिनेंसी फाइंड आउट होगी। लेकिन अगर आपका कंपैरिजन ट्री और ग्रास में होगा तो उस केस में आप यहाँ पर बायोमास को वेटेज देते हैं। बहुत बड़ा और बहुत छोटा इंडिविजुअल अगर है तो वेटेज बायोमास को होगा। ये सब बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ। ठीक। तो किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में, किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में जिनका नंबर सबसे ज्यादा, जिस स्पीसीज का नंबर सबसे ज्यादा, उसे आप डोमिनेंट कहते हैं। बेटा, क्या बायोटिक कम्युनिटी को जब मैं बाहर से देखता हूं तो पहले डोमिनेंट ही दिखता है क्या? पहले डोमिनेंट ही दिखेगा, क्योंकि वही दिखेगा जिसका नंबर सबसे ज्यादा है। तो जो बायोटिक कम्युनिटी में नंबर सबसे ज्यादा रखता है उसे डोमिनेंट कहते हैं। लेकिन डोमिनेंट स्पीसीज का शेप कैसा, डोमिनेंट स्पीसीज का कलर कैसा, अगर ये मैं देखने लग जाऊं तो उसे फिजियोग्नोमी कहते हैं। अरे समझे रहे? मैं रिपीट करूंगा, फिर सुनेंगे। जब आप बायोटिक कम्युनिटी को बाहर से देखते हैं तो वही दिखेगा जो सबसे ज्यादा है, मतलब डोमिनेंट ही दिखेगा। तो डोमिनेंट स्पीसीज आपने देख ली कि ए डोमिनेंट है, लेकिन एक ए स्पीसीज का कोई तो शेप होगा, कोई तो कलर होगा। और जो शेप, जो कलर डोमिनेंट स्पीसीज रखती है वो उस स्पीसीज की क्या है बेटा? फिजियोग्नोमी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने देखा कि एक बायोटिक कम्युनिटी ऐसी दिख रही है जिसमें जो डोमिनेंट है वो इस शेप का है। अगर ऐसा है तो आपने ये शेप देखा तो कौन सा शेप आ रहा है? कौन शेप? आपने एक बायोटिक कम्युनिटी को देखा जिसमें कि लीफ गिर रही है, लीफ गिर रही है और कलर येलो ही आ रहा है। अगर ऐसा है तो जो वहां का डोमिनेंट है उसकी लीफ गिरती टाइम येलो कलर की हो जाती है। तो इसे देखकर आप पहचान गए कि ये वाला तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है और ये वाला यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस है। तो बच्चों यहीं पर आप सब ध्यान से फिर सुन लीजिए, एक बार फिर यहीं पर क्लियर कर लेते हैं कि जब भी बायोटिक कम्युनिटी में जिस स्पीसीज के इंडिविजुअल का नंबर सबसे ज्यादा वो डोमिनेंट है, लेकिन डोमिनेंट का शेप, डोमिनेंट का कलर कैसा, वो कम्युनिटी की क्या है? तो अगर आपको ऐसा कह दें तो कोई गलत नहीं कि बायोटिक कम्युनिटी की एक्सटर्नल अपीयरेंस, बायोटिक कम्युनिटी का एक्सटर्नल लुकिंग ही उसकी फिजियोग्नोमी है। मतलब दिखता कैसा है, उसका कलर, उसका शेप, वो उसकी फिजियोग्नोमी कहलाती है। मैं इस वर्ड को थोड़ा सिंपल कर रहा हूं, लेकिन हाउ नहीं चलेगी, आराम से। यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे फिजियोग्नोमी को रूपाकृति के नाम से पुकारते हैं। अगर इस शब्द को ब्रेक करके देखते हैं तो ये रूप प्लस आकृति होता है। भी तो मैंने एक एग्जाम्पल रूप का दिया और एक एग्जाम्पल आकृति का दिया। बात समझ पा रहे हैं क्या आप? तो बायोटिक कम्युनिटी में जिस स्पीसीज के इंडिविजुअल का नंबर सबसे ज्यादा वो डोमिनेंट है, लेकिन डोमिनेंट का रूप कैसा, उसकी आकृति कैसी, वो फिजियोग्नोमी है। बात समझ आ गई? तो कौन शेप है तो उसको आपने कॉनिफेरस कह दिया, और अगर उसका कलर लीफ गिरते समय येलो हो रहा है तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस, और लीफ गिरते समय रेड ऑरेंज हो रहा है तो टेम्परेट डेसिडुअस। अरे जानते हैं ना आप? तो फिजियोग्नोमी शब्द क्लियर हो रहा है सबको? जिस स्पीसीज के इंडिविजुअल का नंबर सबसे ज्यादा वो क्या है, लेकिन डोमिनेंट दिखता कैसा, वो क्या है? फिजियोग्नोमी। बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों अब तीसरा कैरेक्टर आ रहा है कम्युनिटी का,
और वो है स्ट्रेटिफिकेशन। पलट दूं पत्ता? कम्युनिटी का थर्ड कैरेक्टर स्ट्रेटिफिकेशन। जब भी आप किसी बायोटिक कम्युनिटी को देख रहे हैं तो स्ट्रेटिफिकेशन भी आपको वहां दिखता है। बच्चों, स्ट्रेटिफिकेशन शब्द स्ट्रेटा से बना हुआ है, और स्ट्रेटा जहां भी आता है उसका मतलब लेयर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बायोटिक कम्युनिटी में हम लेयरिंग देख रहे हैं। चले गए एक दिन फॉरेस्ट में, हमने देखा कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो सरफेस पर ही मूव कर रहे हैं। रनर, शकर, क्या मैं उसको सरफेस ड्वेलर कह दूं? कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट बढ़ चुकी है, क्या वो हर्ब हैं? कुछ प्लांट ऐसे हैं जो उनसे और बड़े हो गए, अंडर श्रब हैं। जो और बड़े हो गए, जो सबसे बड़े हो गए। यहाँ के प्लांट अलग अलग ग्रोथ हैबिट में है। आपने अभी अभी कहा कि कुछ प्लांट तो ऐसे हैं जो यहाँ पर सरफेस पर ही मूवमेंट कर रहे हैं। इन प्लांट को मुझे जल्दी बताओ बेटा, आपने किस नाम से पुकारा? अच्छा, सरफेस ड्वेलर कहा है। और जो प्लांट इनसे थोड़े बड़े हाइट के हो गए, उन्हें किस नाम से पुकारा? हर। जो थोड़े और बड़े हो गए, अच्छा, इनको आपने अंडर श्रब कहा क्या? ओहो, जो और बड़े हो रहे हैं, क्या वो यहाँ पर श्रब बन रहे हैं बेटा? जो सबसे बड़े हो गए, ट्री। ये देखो आप, ट्री। यहाँ दूर दूर तक के बच्चे ध्यान से सुन लो रे बेटा, ट्री हवा में नहीं है। ट्री का स्टेम नीचे तक आ रहा है, लेकिन आपको कैसे दिखे? बाकी की लेयर ने ढका हुआ है। यहाँ पर ये ट्रीज यहाँ पर आ गए, अलग अलग ग्रोथ हैबिट आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे नीचे वाली लेयर सरफेस ड्वेलर, हर्ब, अंडर श्रब, श्रब, ट्री। हर एक लेयर एक स्ट्रेटा, हर एक लेयर, और टोटल लेयरिंग कहलाती है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि वर्टिकल लेयरिंग, वर्टिकली तो हो रहा है ना, वर्टिकल लेयरिंग ऑफ प्लांट स्पीसीज अकॉर्डिंग टू दियर डिफरेंट ग्रोथ हैबिट, वही क्या कहलाता है? जो अभी आप एक फॉरेस्ट में आए हैं, वहां का स्ट्रेटिफिकेशन देख रहे हैं। और फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन में आप जरा जल्दी से मुझे बताएंगे कि टोटल कितनी लेयर बन रही है? 1, 3, 4। अगर किसी भी फॉरेस्ट में 4 से 5 लेयर बन जाती है, स्ट्रेटा बन जाते हैं, तो वो किसी भी फॉरेस्ट का मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन होता है। और मैक्सिमम वही होगा जिसकी डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी। और मैक्सिमम डाइवर्सिटी कौन से फॉरेस्ट की? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है बेटा। यही वजह है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को आप मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट के नाम से पुकारते हैं। कौन सा फॉरेस्ट? बेटा, हर एक लेयर एक स्टोरी है ना। स्टोरी मतलब मंजिल, तो ये बहुमंजिला हो रहा है। ओहो, बहू के नाम से खुशी की लहर। आराम से, ये क्या होता है? नहीं बेटा, खुशी से हो रहा है। देखिए यार,
बालक डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, ये कंपाउंडर वाली हरकत कैसे? तो यहाँ पर ये मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट यहाँ पर है। बहुत बढ़िया बेटा, मतलब सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं आपके। तो यहाँ बिल्कुल देखना चाहिए, सपने जरूरी है। तो बेटा यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाई स्ट्रेटिफिकेशन अकर इन फॉरेस्ट, तो आपका सीधा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइट। यहां पर आपका आंसर है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लाइट। अरे जिसकी लाइट की नीड जैसी है उसके हिसाब से ही तो अरेंज हो रहा है। जिसकी लाइट की नीड सबसे कम है वो सरफेस ड्वेलर है, जिसकी लाइट की नीड सबसे ज्यादा है वो ट्री है। या फिर आप ऐसा भी तो कह सकते हो, फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। जिसने रिसोर्स का जिस एफिशिएंसी से यूज किया उसके हिसाब से अरेंज हुआ। रिसोर्स बोले तो लाइट। तो फिर बताओ बेटा, जल्दी बताओ, सरफेस ड्वेलर की लाइट यूज एफिशिएंसी सबसे ज्यादा। जो कम लाइट में फोटोसिंथेसिस जानता है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। सरफेस ड्वेलर की लाइट की रिक्वायरमेंट सबसे, लाइट यूज एफिशिएंसी सबसे, जो कम लाइट में फोटोसिंथेसिस कर सकता है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है बेटा। एफिशिएंसी मतलब दक्षता, कैपेबिलिटी। तो लो लाइट में भी फोटोसिंथेसिस जानता है तो उतना ही कैपेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब कि वो एफिशिएंट है बेटा, और इसलिए उसकी लाइट यूज एफिशिएंसी सबसे ज्यादा। ठीक बात, सबको आ गया? चलिए तो फिर ये तो हुआ फॉरेस्ट। आओ एक झील में चले, वहां भी चल के देखें कि स्ट्रेटिफिकेशन कैसे हो रहा है। एक्चुअली एनसीईआरटी ने शब्द स्ट्रेटिफिकेशन लिखा है, उसकी डेफिनेशन भी लिखी है, तो फिर हमें उसके थोड़े दाएं बाएं रहना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट तो हमने समझ लिया, चलो लेक में भी थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। चैप्टर 14 में एनसीईआरटी स्ट्रेटिफिकेशन लिखती है बेटा, है ना बेटा? अच्छा, बहुत बढ़िया, पलट दो जल्दी बेटा, जल्दी, आराम से बेटा। तो फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन के बाद लेक स्ट्रेटिफिकेशन, पत्ता पलटा जा रहा है। अभी अभी आपने फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा, और यहां कोई आपसे पूछ ले कि फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिस क्या है, तो आंसर लाइट होगा। लेकिन अगर लेक स्ट्रेटिफिकेशन का बेसिस पूछा जाए, लाइट और टेम्परेचर दोनों, लाइट भी है और टेम्परेचर भी है बेटा, दोनों की बेसिस पर स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है। लाइट की बेसिस पर यहां पर आप
लिटोरल जोन बनाते हैं, लिम्नेटिक जोन बनाते हैं, प्रोफंडल जोन बनाते हैं। लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल लाइट की बेसिस पर है और टेम्परेचर की बेसिस पर एपिलिम्नियन, मेटा और हाइपोलिम्नियन, ये बेटा 3 लेयर यहां पर बनेगी। बच्चों यहां लिम्नियन का मीनिंग लेयर से ही है, बातें नहीं। लिम्नियन का मीनिंग लेयर से ही है। तो जब टेम्परेचर पढ़ेंगे तो उस टाइम पर डिटेल से पढ़ लेंगे। आज तो बेटा लाइट की बेसिस पर ही हो जाए, और लाइट की बेसिस पर आज हम लिटोरल, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन को समझेंगे। बढ़ जाएं आगे। जिन्होंने पहले से नोट किया हुआ है वो बातें ना करो, आसपास वालों से उन्हें नोट करने दो बेटा, वो कर रहे हैं तो उन्हें बातों में उलझा के रखते हो, खुद तो पढ़ते नहीं, उन्हें भी नहीं पढ़ने देते, गलत बात है। अगर आपने पहले से आ रहा है, उसको नोट किया है, तो उसको थोड़ा पढ़ लें, परफेक्ट कर लें। पढ़ाई तो जितना पढ़े उतना ही कम है बेटा, कभी खत्म नहीं होती। आपके पास बात करने का समय नहीं है बेटा, हटा दूं? तो आ जाओ फिर, चलते हैं एक झील में, देख लेते हैं। और ये रही झील जिसमें भरा है, अरे झील है तो पानी ही होगा। बहुत बढ़िया। अब इधर सबसे पहले झील के ये किनारे वाले एरिया, जिनको आप शैलो वाटर वाले एरिया कह रहे हैं, मडी एरिया है, जहां मड है, उनको बेटा आप लिटोरल जोन के नाम से पुकारते हैं, लिटोरल जोन कहते हैं। आपको अभी बोर्ड पर 2 तरफ दिख रहा है, लेकिन आपका इमेज, आपका व्यू तो 3D है ना। आपको तो यही कहना है कि जहां जहां किनारा है वहां वहां लिटोरल है। थोड़ा पीछे वाले बच्चों को नहीं दिख रहा हो तो झील को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अब दिख जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया। नहीं, इससे ऊपर कहां ले जाएगा, ऊपर भी तो लिखना है अभी। अब इसके बाद थोड़ा आगे आ जाओ, बिल्कुल खुला पानी ही पानी है, ओपन वाटर एरिया, जिसे बेटा आप यहां पर लिम्नेटिक जोन के नाम से पुकारते हैं, लिम्नेटिक जोन कहते हैं। ओपन वाटर है, लिम्नेटिक। इस जोन की गहराई कहां तक है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि कहां तक लाइट पेनिट्रेट कर रही है। जहां तक लाइट का पेनिट्रेशन होगा वहां तक का एरिया लिम्नेटिक होगा। और इस जोन की गहराई अलग अलग झील में अलग अलग होती है। अगर ये झील कहीं दूर फॉरेस्ट में है, जहां ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इस जोन की गहराई ज्यादा होगी, क्योंकि पानी क्लियर रहता है, डीप तक लाइट पेनिट्रेट करती है। लेकिन अगर ये झील किसी गांव के किनारे है, तो आप तो अच्छे से जानते हो बेटा, गांव वाले किनारे आते हैं, नहाते हैं और धोते हैं।
तो मैं कपड़े ही तो कह रहा हूं, आप क्या समझ रहे हो? तरह तरह के पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं और उससे इस जोन की गहराई में कमी आती है। नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर लाइट नहीं पहुंच पा रही बेटा, और अगर ऐसा है तो ये यहाँ पर प्रोफंडल जोन है, डीप डार्क एरिया है। तो सीधी बात है, अब आज के बाद कोई आपसे कहता है कि एज ऑफ लेक, आप लिटोरल कहेंगे। आपसे कोई कहे कि ओपन वाटर जोन, आप लिम्नेटिक कहेंगे। आपसे कहे कि डीप डार्क जोन, आप प्रोफंडल कहेंगे। बेटा जरा बोर्ड पे देखिए ध्यान से, ये जहां पर ये पेन चल रहा है, यहाँ पर नहीं बेटा, अभी प्रैक्टिस मत कर तू, रहने दे, अभी टाइम है। बेटा यहाँ पर ये देखो, ये ध्यान से ये वाला देखो, ये जहां पर ये पेन चल रहा है, जिसे आप डीप बॉटम कहते हैं। डीप बॉटम मतलब आप और हम बोलचाल में जिसे तल कहते हैं। तल, तल बेंथिक जोन कहलाता है। बेंथिक जोन के नाम से पुकारा जाएगा, बेंथिक जोन। नेक्स्ट ध्यान से सुने, जहां जहां भी तल है वहां वहां बेंथिक है। जहां जहां भी तल है वहां वहां बेंथिक है। लेकिन जब एग्जाम में बेंथिक शब्द आएगा तो आपका पहला व्यू डीप बॉटम होगा, क्योंकि आप पहले, समझ पा रहे हैं आप? एनसीईआरटी भी बेंथिक शब्द यूज कर रही है, और एनसीईआरटी ने लिखा है कि बेंथिक एनिमल का टाइप इस बात पे डिपेंड करता है कि सेडिमेंट का कैरेक्टर कैसा है। अरे झील के तल में है क्या? हो सकता है सैंड ही सैंड हो सकता है मड ही मड हो सकता है रॉक ही रॉक हो। अगर सैंड है तो सैंड में रहने वाला एनिमल आएगा, मड है तो मड वाला आएगा, रोक है तो रोक वाला आएगा। क्या हर झील के तल में रहने वाला एनिमल एक जैसा होगा? तो याद रखो, भले ही झील में हर जगह पानी ही भरा है, लेकिन तल में रहने वाला एनिमल एक जैसा हो जरूरी नहीं, क्योंकि सेडिमेंट अगर अलग अलग है तो एनिमल का टाइप भी अलग अलग है। ठीक बात। तो यहाँ एनसीईआरटी में ये कहाँ लिखा है? आप देख सकते हैं एनसीईआरटी पत्ता नंबर 223 सॉइल में आपको ये मिलेगा बेटा। जहां हाईलाइट किया है, इन द aquatic environment the sediment characteristic often determine the type of benthic animals that can thrive there। जो वहां रह रहे हैं उनका टाइप, बेंथिक एनिमल का टाइप सेडिमेंट के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि सेडिमेंट कैसा है। जैसा सेडिमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पर एनिमल रहेगा। सही है बेटा। अब यहां चलिए एक एक जोन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिटोरल की बात हो रही है। यहाँ पर ऐसे प्लांट है जो अपनी रूट को मड में पेनिट्रेट करके ग्रो कर रहे हैं, पानी हवा दोनों में है। इस झील के किनारे एक और इकोसिस्टम है, और आपको समझाने के लिए मैंने कह दिया कि एक फॉरेस्ट है। तो जब मैं फॉरेस्ट से निकलकर झील की तरफ जाता हूँ तो बीच में एक एरिया ऐसा जरूर आता है जहां फॉरेस्ट खत्म, झील शुरू होती है। क्या बीच में कोई दीवार है? दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं।
और जो ओवरलैप्ड एरिया है क्या उसे इकोटोन कहते हैं? अरे आपका ये जो लिटोरल जोन यहाँ पर बन रहा है वो एक प्रकार का इकोटोन ही है बेटा। जल्दी से मुझे बताओ इसकी डाइवर्सिटी कम या ज्यादा? ज्यादा होगी। मैक्सिमम डाइवर्सिटी यहाँ पर मिल रही है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी। तो लिटोरल जोन एक प्रकार का इकोटोन ही है। इससे आगे जब आप आएंगे तो यहाँ पर लाइट है, तो ऐसे प्लांट भी आपको दिखेंगे जो सरफेस पर ही प्लॉट कर रहे हैं। ऐसे प्लांट भी है जो डूबे हुए हैं, उनके पास में रूट है लेकिन पेनिट्रेट नहीं करते। ऐसे प्लांट भी हैं जो डूबे हुए हैं और अपनी रूट को कहीं मड में पेनिट्रेट करते हैं। बच्चों यहाँ पर जो केवल फ्लॉट ही कर रहे हैं उन्हें आप फाइटोप्लैंक्टन के नाम से पुकारते हैं। बच्चों जो डूबे हैं लेकिन रूट को पेनिट्रेट नहीं करते उनको आप सस्पेंडेड के नाम से पुकारते हैं। और सस्पेंडेड के एग्जाम्पल में यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया। यहाँ जो डूबे हैं जिनके पास रूट है, पेनिट्रेट करते हैं, वो रूटेड सबमर्ज्ड कहलाते हैं, सबमर्ज्ड के नाम से पुकारे जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल में हाइड्रिला, वैलिसिनेरिया। हाइड्रिला और वैलिसिनेरिया यहाँ रूटेड सबमर्ज्ड में आ रहा है। वैलिसिनेरिया आप पॉलिनेशन में भी स्पेशल नाम लेते हैं इसका। डूबा हुआ है लेकिन फ्लावर ग्रो करके सरफेस पे आ जाता है ना बेटा? यहाँ पर प्लैंकटन भी है, सस्पेंडेड भी है, सबमर्ज भी है। क्योंकि लाइट है तो ऑटोट्रॉफ है। अब यहाँ कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर प्लैंकटन, सस्पेंडेड, सबमर्ज सब यहाँ है, तो यहाँ की डाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए, फिर यहाँ की क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी रह रहा है सब हाइड्रोफाइटिक है। यहाँ हाइड्रोफाइटिक के साथ टेरेस्ट्रियल है, वैरायटी ज्यादा, तो डाइवर्सिटी। नेक्स्ट स्टेटमेंट पहुंचे तभी हाँ भरना। यहाँ और यहाँ मान लो नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर, वैसे इधर ज्यादा ही होती है। मान लो यहाँ और यहाँ नंबर ऑफ स्पीसीज बराबर, फिर भी यहाँ की डाइवर्सिटी ज्यादा, अनरिलेटेड ज्यादा, तो डाइवर्सिटी ज्यादा। बात हुई थी लास्ट लेक्चर में। अब नीचे आएंगे तो यहाँ लाइट नहीं पहुंच पा रही, और जब लाइट नहीं पहुंच रही तो मैक्सिमम हेट्रोट्रॉफी यहाँ पर आपको मिलेंगे बेटा। और यहाँ स्नेल, क्रैब, मॉलस्क और डीकंपोजर बैक्टीरिया ऐसे यहाँ पर है। दिख पा रहा है दूर तक? चलिए जब इतनी ही बातें हो रही है तो जल्दी से यहाँ पर हम तीनों एरिया का P/R रेशो देख लेते हैं। P बोले तो फोटोसिंथेसिस, R बोले तो रेस्पिरेशन। लेकिन बच्चों मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं कि फोटोसिंथेसिस में कितनी ऑक्सीजन एवोल्यूट हुई और रेस्पिरेशन में कितनी कंज्यूम हुई, ये देखना है। ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन कंजप्शन की बातें आएगी तो सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज डीकंपोजर्स को जाएगा, क्योंकि डीकंपोजिशन हाईली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। ठीक, अब देखें, पहले इधर आ जाइए। यहां पर मैं सीधा सीधा आपसे कहूंगा कि पी ज्यादा है, आर कम है, क्योंकि लाइट है, ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा है, आर कम है।
यहाँ का P/R ग्रेटर देन 1 है। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, लेकिन लिखना बंद करके 1 मिनट इधर देख लो। जब मैं यहाँ लिम्नेटिक से यहाँ आया तो डाइवर्सिटी कम या ज्यादा? यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का फोटोसिंथेसिस, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का P ज्यादा, तो R भी तो ज्यादा है, क्योंकि अब मडी एरिया है, पेड़ से पत्ती टूटती है, पेड़ टूटता है, एनिमल मरता है, डिकम्पोजिशन होता है, आर बढ़ता है। लेकिन आर कितना बढ़ता है कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि थ्योरी पढ़ रहे हैं। और जहां कैलकुलेट नहीं हो सकता वहां एक्सट्रीम सोच के तो देख सकते हैं कि बढ़ जा रहे आर कितना बढ़ेगा। मैक्सिमम बढ़ेगा तो पी के बराबर ना, क्योंकि अगर आर पी से ज्यादा हो गया तो जितना कमा नहीं रहे उससे ज्यादा खर्चा भारी पड़ जाता है। इसलिए मैक्सिमम आर होगा तो पी के बराबर होगा, और यहाँ का P/R इक्वल 1। मैं फिर जल्दी से रिपीट करता हूं, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का फोटोसिंथेसिस ज्यादा, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का पी ज्यादा, यहाँ के कंपैरिजन में आर पी ज्यादा। लेकिन आर कितना ज्यादा कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो हमने एक्सट्रीम सोच के देखा कि मैक्सिमम आर कितना हो सकता है, तो किसके बराबर होगा? पी के बराबर। तो मैक्सिमम अगर P/R है तो कितना होगा? 1। सही है, यही है। इधर आ जाओ, यहां पर तो आपको सीधा कहना पड़ेगा पी कम और आर ज्यादा। अगर ऐसा है तो क्या यहाँ का P/R लेस देन 1? फिर आप कहेंगे कि सर अभी अभी आप कह रहे थे कि आर ज्यादा नहीं होता, फिर हो तो गया। बेटा यहां से यहां तक ओवरऑल इकोसिस्टम तो एक ही है ना। जब मैं आपसे प्रोफंडल एरिया का नाम लेता हूं तो आपके दिमाग में लाइट वाला आता है कि डार्क वाला? तो डार्क वाले में तो पी कम आर ज्यादा ही कहूंगा। लेकिन इस बड़े हुए आर को बैलेंस करने के लिए यहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आती है और इसे बैलेंस करती है। इकोसिस्टम तो एक ही है ना। डिफ्यूजन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जो ऑक्सीजन यहाँ आई है वो क्या प्रोफंडल की है कि लिम्नेटिक की? तो वहां उसको यहाँ थोड़े ना काउंट करूंगा। अरे अरे, जो बढ़ा हुआ आर है उसे बैलेंस करने के लिए ऊपर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर नीचे आई है, लेकिन वो ऑक्सीजन प्रोफंडल की है कि लिम्नेटिक की? वो तो बैलेंस करने आई है, उसको हम प्रोफंडल में थोड़ा काउंट करेंगे। जल्दी से इधर देखिएगा, क्या लिम्नेटिक में पी ज्यादा आर कम है? ये वाला हाथ पी है और ये आर है। जब मैं नीचे आ रहा हूं तो मेरे हाथों की मूवमेंट क्या ऐसी हो रही है? इसका मतलब क्या है? पी आर क्या हो रहा है? क्या एक टाइम पर दोनों इक्वल भी हो जाएंगे? कंपनसेशन जोन, उसे आप यहाँ कंपनसेशन जोन के नाम से पुकारेंगे। ये देखो बेटा, ये रहा कंपनसेशन जोन। और इस कंपनसेशन जोन में एक बार फिर आप देख सकते हैं कि P इक्वल्स टू आर, P/R इक्वल 1। और ये रहा कंपनसेशन जोन। तो ये कंप्लीट लेक स्ट्रेटिफिकेशन इतना ही जानना है। लिटोरल, लिम्नेटिक, प्रोफंडल, 3 जोन का नाम याद होना चाहिए। P/R याद करो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है। ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और दो जगह इक्वल 1, टिप्स पे आ जाना चाहिए। हाँ जी, हमने ये कहा कि झील के सबसे ज्यादा हेट्रोट्रॉफ कहाँ रह रहे हैं? सबसे नीचे रह रहे हैं, उसको मैक्सिमम कहा है। हमने डाइवर्सिटी को मैक्सिमम थोड़ी कहा है। हेट्रोट्रॉफ का मतलब जिनको फोटोसिंथेसिस नहीं आता वो रह रहे हैं वहां। ठीक है, क्योंकि वहां लाइट ही नहीं पहुंच पा रही। हमारा यहाँ मैक्सिमम हेट्रोट्रॉफ कहने का मतलब है
कि यहाँ ऑटोट्रॉफ नहीं है। अगर कुछ है तो कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकता है, फोटो तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ जाऊं तो चलो झील को एक ओशन से कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन भी मैं नहीं करता, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने प्रीडेशन में, कंपटीशन में एग्जाम्पल देते समय इंटरटाइडल शब्द दिया है, उसको समझाना है, इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहां एक छोटा सा कंपैरिजन हो जाए, और कंपैरिजन में बेटा सिर्फ इतना देखना है, ये रही लेक, ये रहा ओशियन, और यहां पर बस इतना देखना है कि जिसको आपने यहां लिटोरल कहा उसे यहां क्या कहेंगे, जिसको यहां लिम्नेटिक कहा उसे यहां क्या कहेंगे, जिसे आपने यहां प्रोफंडल कहा उसे वहां क्या कहेंगे। लिटोरल को यहां भी लिटोरल के नाम से ही पुकारते हैं। अगर आज ओशन स्ट्रेटिफिकेशन हमारे सिलेबस में होता तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता। बच्चों ध्यान रखना, ओशन में किनारे से जब दूर जाते हैं तो गहराई धीरे धीरे बढ़ती है। बेटा ज्यादा दूर मत जाना, डूब जाओगे। आ जाओ, किनारे से ही वापस आ जाओ बेटा। यहां पर ये वाले एरिया लिटोरल है बेटा, ये वाले एरिया जो किनारे वाले हैं। मान लीजिए यहां पर चट्टानें पड़ी हुई है, लहरें आती है, जब लो टाइड होते हैं तो ये इससे टकरा टकरा के वापस आ जाती है। लेकिन हाई टाइड कंडीशन में ये चट्टानें पानी से ढक जाती है। पानी से, स्टेटमेंट मैं दो बार बोलूंगा ध्यान से। लिटोरल जोन का वो पार्ट जो लो टाइड में एक्सपोज्ड, हाई टाइड में पानी से कवर हो जाता है, इंटर टाइडल जोन कहलाता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, लो टाइड में खुला हुआ है क्योंकि चट्टानों से पानी टकरा के वापस आ गया, हाई टाइड में पानी से कवर हो गया। अरे किस नाम से पुकारा, दोबारा बोलो, इंटर टाइडल। इंटर तो लोअर हाई टाइड के बीच हो गया ना, तो यहां इसे आप इंटर टाइडल जोन के नाम से भी पुकारते हैं। वो लिटोरल का ही पार्ट है बेटा। तो जब प्रीडेशन कंपटीशन पढ़ते समय इंटरटाइडल शब्द लिखा जाएगा तो आप अपने आप समझ जाइएगा, अब आगे नहीं समझाएंगे आपको। लिम्नेटिक जोन, जिसे यहाँ लिम्नेटिक कहा, वो ये रहा खुला पानी ही पानी। इसे यहाँ पैलेजिक जोन के नाम से पुकारते हैं बेटा। और जहां लाइट नहीं पहुंच पा रही उसे एबेसल कहते हैं। तो ये रहा पैलेजिक जोन, जिसे उधर आपने लिम्नेटिक कहा था। और बच्चों जिसको उधर हमने प्रोफंडल कहा उसे यहाँ एबेसल जोन कहते हैं। ठीक बात। बताइए ओशियंस में मैक्सिमम डायटम लिटोरल, पैलेजिक, एबेसल कहाँ फ्लोट करते हैं? पैलेजिक जोन में, क्योंकि वो ओपन वाटर एरिया है ना, जहां पर खुला पानी ही पानी है। अगर ऐसा है तो वहां सबसे ज्यादा डायटम्स की फ्लोटिंग देखने को मिलती है। तो ये कंप्लीट तीनों कैरेक्टर पढ़ लिए आपने। आपने डाइवर्सिटी, डोमिनेंस, स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। क्या ये तीनों कैरेक्टर हमने ऐसे पढ़े हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? डाइवर्सिटी दिखती है ना कम्युनिटी में, डोमिनेंस दिखता है ना बेटा, स्ट्रेटिफिकेशन दिखता है ना। तो बायोटिक कम्युनिटी में जो हमें अपनी आंखों से दिखता है वो स्ट्रक्चरल कैरेक्टर कहलाता है।
कौन सा कैरेक्टर? लेकिन जो कम्युनिटी में हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा, वो फंक्शनल कैरेक्टर है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दिख। एनर्जी फ्लो हो रहा है, दिख। मिनरल साइकिल हो रही है, दिख। अगर ऐसा है तो ये सब के सब क्या है? फंक्शनल। तो जो दिख रहा है वो स्ट्रक्चरल, और जो नहीं दिख रहा वो, चलो एक काम करते हैं, मैं कैरेक्टर बोलूंगा, आप पीछे स्ट्रक्चरल या फंक्शनल बोलेंगे। पक्की बात है? स्पीसीज डाइवर्सिटी, एनर्जी फ्लो, मिनरल साइकिल, डोमिनेंस, फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी, फंक्शनल कैरेक्टर। क्योंकि हमें क्या, इकोसिस्टम में जाने पर सारा फूड वेब दिख जाता है क्या? नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारे एनिमल्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं कि हम ऐसे खाते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो उस केस में उसे हम फंक्शनल कैरेक्टर कहेंगे, जो नहीं दिख रहा। लिखो, नोट लगा के लिखो नीचे, फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी, फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी। फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी, डैश लगा दो, फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी। डैश लगा दिया। जस्ट नीचे ये भी लिख ही लो, स्पीसीज कॉम्पोजिशन, क्योंकि ये दो ही कंफ्यूज करते हैं हमें। स्पीसीज कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी, स्ट्रक्चरल कैरेक्टर ऑफ कम्युनिटी। ठीक बात। बेटा कॉम्पोजिशन और डाइवर्सिटी में क्या फर्क है? बिल्कुल बेटा, बहुत गजब, मैं समझ गया आपने जो मन ही मन में कहा। सुनिएगा, मैंने एक दिन आपसे कहा कि एक बायोटिक कम्युनिटी में 10 स्पीसीज की डाइवर्सिटी है। आपने मेरे से कहा कि सर ठीक है, 10 स्पीसीज की डाइवर्सिटी है, लेकिन नाम बताओ कौन कौन सी स्पीसीज है। तो मैंने बताना शुरू किया कि बेटा वहां आम का पेड़ भी है, नीम का पेड़ भी, बबूल का पेड़। अगर ऐसे नाम बता रहा हूं तो मैं उस कम्युनिटी का कंपोजिशन बता रहा हूं, किन किन से मिलके बनी है कम्युनिटी, तो उसी को तो कंपोजिशन कहा जाता है। तो नीम, आम, बबूल क्या दिख रहा है हमें? और जो दिखता है वो कौन सा कैरेक्टर है? स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चरल या फंक्शनल? स्ट्रक्चरल। तो काम करो, थोड़ा फ्लैशबैक में आ जाइए आपके नोट्स में, जहां आप लिख रहे थे, और जहां हमने क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के जस्ट बाद बायोटिक कम्युनिटी को पढ़ना शुरू किया। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज बेटा, अच्छा पुराने नहीं, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के जस्ट बाद, जिन बच्चों ने घर पे पढ़ा होगा उन्हें पता होगा क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहाँ है। उसके जस्ट बाद आपने बायोटिक कम्युनिटी पढ़ना शुरू किया। ऐसे ऐसे गोले बनाए थे हमने, बायोटिक कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, उसके जस्ट नीचे देखो लिखा कैरेक्टर, उसके आगे ब्रैकेट में लिखो स्ट्रक्चरल, क्योंकि तीनों कैरेक्टर स्ट्रक्चरली तो पढ़े। मिल गया? और अब पढ़ना शुरू कर देना ये को घर पे। ज्यादा गलत फहमी ना पालें, जमीन पे रहें कि मुझे तो आता है, मैंने तो पहले पढ़ लिया था, ये वो। बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे टच छूटा और गया, इसलिए आपको टाइमली रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से बेटा, हमें जमीन पे रहना है, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा थोड़ा उड़ लेंगे हवा में, फिर वापस आ जाएंगे नीचे। ठीक है ना?
तो उड़ने का भी तो एहसास होना चाहिए ना, लेकिन तब उड़ना है जब हो जाए। आ जाओ तो फिर कुछ नया टॉपिक शुरू कर देते हैं आज। बायोटिक कम्युनिटी का ही पार्ट है, लेकिन आपके एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में पत्ता 250 पे आपको दिया है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, आ जाओ बेटा, ध्यान से समझो। पहले जो शब्द बोले जाएं उनकी रियल इमेज बनाइए मन में। जब भी कोई बायोटिक कम्युनिटी किसी एरिया में पहली बार आती है, सुन रहे बेटा, जब भी कोई बायोटिक कम्युनिटी किसी एरिया में पहली बार आती है तो टाइम के साथ, एनवायरनमेंट में चेंज के साथ उसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन बदलता है। बायोटिक कम्युनिटी का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का बदलना इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। अरे पहले ग्रास थी, अब ट्री भी दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर बदली है। पहले ग्रास की ही स्पीसीज थी, अब ट्री की भी है, कंपोजिशन बदला है। तो बायोटिक कम्युनिटी का टाइम के साथ, एनवायरनमेंट में चेंज के साथ, दोनों शब्दों पे ध्यान दीजिए, टाइम के साथ, एनवायरनमेंट में चेंज के साथ उसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का बदलना क्या है। वैसे तो मैंने समझा दिया, लेकिन थोड़ा और सिंपल करें। मान लीजिए बेटा कोई बैरन एरिया है, बिल्कुल बंजर, कुछ भी नहीं है वहां, पहली बार कोई बायोटिक कम्युनिटी वहां आती है। लेकिन ये क्या हुआ, धीरे धीरे पहली कम्युनिटी हट रही है और उसे रिप्लेस करके दूसरी कम्युनिटी आ रही है। धीरे धीरे दूसरी भी हट रही है, तीसरी कम्युनिटी आ रही है। सक्सेसिव मैनर में एक के बाद दूसरी कम्युनिटी का आना, स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ जाना, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, सक्सेसिव मैनर में एक के बाद दूसरी कम्युनिटी का आना, स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी पे जाना क्या कहलाता है। लेकिन मन में क्वेश्चन आ गया कि जो पहली कम्युनिटी आई थी उसे जाना क्यों पड़ा। ध्यान रखें, जब भी कोई बायोटिक कम्युनिटी किसी एरिया में आती है, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है। अरे उस इंटरेक्शन से उसका एनवायरनमेंट उसके लिए अनफेवरेबल हो जाता है, और जब उसका एनवायरनमेंट उसके लिए अनफेवरेबल हो जाएगा, उसे वहां से फिर वो आएगा, फिर जिसके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा। बहुत सिंपल और अच्छा एग्जांपल है कि आज हम सब ह्यूमंस हमारी अर्थ पे एक स्टेबल कम्युनिटी की फॉर्म में रह रहे हैं, लेकिन आज हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, व्हीकल्स चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, किसी पे बम गिरा रहे हैं, ये सब हमारा हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। अरे क्या इस इंटरेक्शन से हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए फेवरेबल हो रहा है। और लगातार धीरे धीरे हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए अनफेवरेबल होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए कंप्लीट अनफेवरेबल हो जाएगा। उस दिन हमें यहाँ से कोई भी बालक या बालिका ये ना कहे कि कहाँ, अरे मर जाएंगे। फिर वो आएगा जिसके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा। बेटा वो आने वाला कैसा होगा मैं आज आपको बता सकता हूँ। वो आने वाला गंदा पानी पिएगा, क्योंकि गंदा तो हम करके जाएंगे। अरे वो आने वाला हाई टेम्परेचर पे रहेगा,
क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग तो समझ जाओ, सक्सेशन एक प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है जिसमें नेक्स्ट कम्युनिटी का प्रिडिक्शन पहले से लिया जा सकता है, क्योंकि ये इस बात पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि बैक कम्युनिटी ने कैसा एनवायरनमेंट छोड़ा है। अरे अरे, बैक कम्युनिटी जैसा एनवायरनमेंट छोड़ेगी नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग ही तो आएगी। एक बात सब बच्चे ध्यान से सुन लेना, जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा ज्यादा, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट नहीं। आपके एनसीईआरटी भी लिखती है कि जो सबसे लास्ट में आता है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ नियर इक्विलिब्रियम में है, नियर, कंप्लीट नहीं बेटा, क्योंकि जिस दिन कंप्लीट इक्विलिब्रियम हो गया उस दिन तो अमर हो जाएगा, और अमर होना पॉसिबल हमारी नेचर, हमारी प्रकृति का सीधा नियम है, जो आया है उसे एक दिन। आज सब बच्चे ध्यान से सुन लो बेटा, बायोटिक कम्युनिटीज आर नेवर स्टेबल, नेवर नेवर स्टेबल। जो आया है वो एक दिन जाके ही रहेगा, चाहे रुक के जाए चाहे जल्दी जाए, जाना सबको है बेटा। नहीं, भावुक नहीं होते संभालो अपने आप को, जाना सबको। चलो, बातें बहुत हुई, एग्जाम्पल लेते हैं, और इसके लिए आज आप बच्चों को लिथोसेरे समझाया जाएगा। लिथो, लिथो का मीनिंग रॉक से है, समझ जाइए सक्सेशन चट्टान पे हो रहा है। सेरे क्या है वो थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि सक्सेशन चट्टान पे चल रहा है। तो ये रही खाली पड़ी हुई चट्टानें, बिल्कुल बैरन है बेटा, कुछ भी नहीं है। जरा इसका सरफेस तो देखो रे, सूखा पड़ा है ना, सॉलिड भी है ना बेटा, क्योंकि चट्टान है। मैंने कहा सरफेस ड्राई है, मैंने नहीं कहा कि एरिया ड्राई है। खूब बरसता है पानी, लेकिन इनके ऊपर रुकता ही नहीं है, थोड़े टाइम बाद फिर ड्राई हो जाती है। लेकिन चलो इन पे तो कुछ नहीं, आसपास की बायोटिक कम्युनिटी में तो कुछ होगा, वहां से सीड, वहां से स्पोर उड़ उड़ के आते हैं, इनके ऊपर गिरते हैं, लेकिन उग ही नहीं पाते। उगे कैसे? ड्राई और सॉलिड। बेटा एक दिन किस्मत की बात है, कहीं दूर या पास से क्रस्टोज लाइकेन के स्पोर आए। कौन सा लाइकेन? अरे लाइकेन 3 प्रकार का होता है, क्रस्टोज लाइकेन, गजब, फोलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज लाइकेन, 3 प्रकार का लाइकेन है। कौन सा लाइकेन आ रहा है? और जब क्रस्टोज लाइकेन का स्पोर आएगा तो उसके लिए ये फेवरेबल एनवायरनमेंट है, उसके स्पोर उड़ उड़ के आते हैं, गिर गिर के उग उग जाते हैं। आ जाओ क्रस्टोस, हाँ हाँ उगो उगो। और जब क्रस्टोस लाइकेन आएगा तो नाम से ही पता लग रहा है, क्रस्ट, पपड़ी के जैसा फ्लैट चिपक जाता है इसके ऊपर, फ्लैट चिपक गया। और अब जब रह रहा है, रहो क्रस्टोस, हमें क्या दिक्कत, लेकिन रहते रहते गलती कर जाता है बेटा, तो गलती करके ही तो जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा बेटा। और जब जब इसने यहां रहा तो चट्टान के ऊपर इसे इनऑर्गेनिक मिनरल की जरूरत हुई, तो चट्टान के ऊपर इसने ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीट करना शुरू कर दिया। ऑर्गेनिक एसिड आते ही सिक्रीट कर दिया था, लेकिन शुरुआत में अमाउंट कम था, अब धीरे धीरे अमाउंट बढ़ रहा है, और इस ऑर्गेनिक एसिड के इंपैक्ट से चट्टान टूट रही है, चट्टान टूट रही है, टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए, चट्टान की सरफेस टूट रही है।
नहीं बेटा, दाने बन रहे हैं, दरारें नहीं। मना किया ना कि पूरी चट्टान थोड़ी टूटी है, ऐसे चट्टान का सरफेस टूट रहा है, कुछ समझ रहे हैं आप? ये ऐसे 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 सरफेस टूट रहा है। और जब सरफेस टूट जाएगा तो मुझे जल्दी से बताओ, ये ड्राई तो है लेकिन सॉलिड या सॉफ्ट? ओहो हो बेटा, क्या क्रस्टोज लाइकेन ड्राई और सॉफ्ट में रहने आया था? क्रस्टोज लाइकेन ने अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके अपना एनवायरनमेंट अपने लिए, अब उसे वहां से फिर जो ड्राई और सॉफ्ट पे रहता हूँ, और ड्राई और सॉफ्ट पे रहने वाला तो फोलियोज है ना। आ जाओ फोलियोज, आ गया फोलियोज। ऐसे लीफ लाइक लॉब बनाता है बेटा, ऐसे लीफ, नाम से ही फोलियोज का पता लग रहा है ना, लीफ लाइक लॉब, ऐसे 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 लीफ लाइक लॉब बनाता है और फोलियोज लाइकेन ग्रो करने लग गया। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या पहले भी चट्टान पर फोलियोज लाइकेन के स्पोर आए थे, लेकिन उग ही नहीं पाए, उग ही नहीं पाई, अपना थोड़ी है। अब हाँ, है ना अभी तो, हाँ, नहीं नहीं उग पाए बेटा, क्योंकि उनके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं था। ठीक बात। लेकिन अब उन्हें एनवायरनमेंट फेवर कर रहा है। स्टेटमेंट आ रहा है, नेक्स्ट कम्युनिटी के आने पर बैक कम्युनिटी के नंबर, नेक्स्ट कम्युनिटी के नंबर ज्यादा होंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट उन्हें ज्यादा फेवर कर रहा है। क्या फोलियोस के आने पे क्रस्टोस सारा मर जाएगा? जहां जहां चट्टान अब भी सॉलिड है, वहां वहां क्रस्टोस अब भी रह रहा है, तो उसके नंबर कम हो रहे हैं। मर ही जाए जरूरी? मर भी सकता है, अगर सारी चट्टान टूट गई तो मर भी सकता है, डिसअपियर भी हो सकता है, लेकिन हो ही जाएगा जरूरी? कोई कंफ्यूजन अब तक? पक्की बात है? समझ में आ रहा है गलती करके कैसे जाते हैं? ये आप देख रहे हैं बेटा, स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक, और क्रस्टोस मरा है तो यही मरा है ना, तो डिकम्पोजिशन से ह्यूमस भी तो बनेगा, और ह्यूमस और रॉक पार्टिकल मिलके क्या बनाते हैं? सॉइल बना देते हैं बेटा। जहां खाली चट्टाने पड़ी थी अब सॉइल बनना शुरू हो गई, बिल्कुल बैरन थी अब सॉइल बन रही है, और फोलियोज रह रहा है। रहो फोलियोज, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती कर गया। और इसकी गलती ये हुई बेटा कि इसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एनवायरनमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और उस मॉइस्चर की कुछ ड्रॉपलेट्स, कुछ बूंदे नीचे भी गिर रही है, और अब पानी को कोई रोकने वाला आ गया। कॉलोइडल है, हाइड्रोफिलिक है, और जब पानी को रिटेन रखेगा तो चट्टान की सरफेस ड्राई या मॉइस्ट? ओहो, तो यहाँ ये मॉइस्ट हो गई, और सॉफ्ट तो थी ही सही ना। तो बताओ, जल्दी बताओ, क्या फोलियोज लाइकेन मॉइस्ट और सॉफ्ट पे रहने आया था? फोलियोज लाइकेन ने अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके अपना एनवायरनमेंट अपने लिए, अब उसे वहां से फिर जो मॉइस्ट और सॉफ्ट पे रहता हो, और मॉइस्चर में रहने वाला तो ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा की मॉस ग्रो कर रही है, मॉसेज आ रही हैं, और मॉस में आपने पढ़ा है ना, ऐसे छोटी 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 पत्तियां, राइजोइड्स, फूड सीटा कैप्सूल, फिनेरिया का डायग्राम एनसीईआरटी ऐसा ही बनाती है, ऐसे जो 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 ऐसे ऐसे जो जो पत्तियां, है ना, ऐसे ही था बेटा। क्या आपने ये पढ़ा हुआ है बेटा कि मॉसेस ग्रीगेरियस नेचर की होती है? ग्रीगेरियस नेचर का मतलब ग्रुप में रहने वाली है, समूह में, झुंड में, और अगर ऐसा है तो छोटी छोटी पत्तियां ऐसे बिछ जाती है जैसे किसी ने ग्रीन कारपेट बिछाया हो।
मॉस ने आकर गजब का रोल प्ले किया है। इसने यहाँ ग्रीन कारपेट, डेंस मैट बना लिया। इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन कम, बरसात कम नहीं होती, बरसात का असर कम हो जाता है। और जब बरसात का असर कम होगा तो अब सॉइल बह के नहीं जाती है, सॉइल यही रुकी रहती है। और जब सॉइल रिटेन रहेगी तो जल्दी से मुझे बताओ बेटा, यहाँ सॉइल का अमाउंट धीरे धीरे कम होगा कि ज्यादा, मॉइस्चर का अमाउंट कम होगा कि ज्यादा। गजब का रोल प्ले किया है मॉस ने। मॉस ने डेंस मैट बनाया, ग्रीन कारपेट बनाया, इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन को कम किया, सॉइल एरोजन को बचाया, सॉइल का अमाउंट बढ़ाया, मॉइस्चर का अमाउंट बढ़ाया। तभी तो 11th एनसीईआरटी में कह दिया है, मॉसेस नहीं, टोटल ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स लिटिल इकोनॉमिक बट ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजी में क्या कर रहा है ब्रायोफाइट, आज समझ जाओ बेटा। इसने यहाँ डेंस मैट बनाया, सॉइल एरोजन को बचाया, सॉइल बढ़ाया, मॉइस्चर बढ़ाया, नई नई कम्युनिटीज को प्रमोट किया, गजब का रोल प्ले किया। अरे ब्रायोफाइटा का इकोनॉमिक वैल्यू रखने वाला तो एक ही है, स्फैगनम, जिसे पीट मॉस कहा जाता है। लेकिन इकोलॉजी में गजब का रोल है। और इन्होंने यहाँ आकर अब नई कम्युनिटीज को प्रमोट किया, तो कौन आ रही है, हर्ब, उसके बाद श्रब्स, और फाइनली एक बात बताओ बेटा, जब ट्री आ गए तो क्या पानी पानी हो गया, क्या सूखा पड़ गया? तो जब पानी पानी नहीं, सूखा भी नहीं, तो क्या इसे मीडियम वाटर कंडीशन कह दूं? और मीडियम वाटर कंडीशन को आपके एनसीईआरटी ने मैजिक कंडीशन कहा। कौन सी कंडीशन? और मैजिक में उगने वाला क्या मीजोफाइट कहलाता है? सूखे में उगने वाला जीरोफाइट, पानी में उगने वाला हाइड्रोफाइट, अरे मैजिक में उगने वाला। दूर दूर तक के बच्चे कान खोल के सुन लेना, हमारी अर्थ, हमारी अर्थ की सबसे स्टेबल कंडीशन है मीजोफाइट। समझ पा रहे हैं बेटा? सक्सेशन चाहे सूखे से चले, चाहे पानी से चले, जाना कहाँ चाहता है, लेकिन क्या हर सक्सेशन वहां पहुंच जाता है? हाँ, जाना सब वहीं चाहते हैं। वापस वापस आ गया है ना? जाना सबको वही है, लेकिन नहीं पहुंच पाते बेटा, क्योंकि एनवायरमेंट हर किसी को ये मौका नहीं देता। देखो ना, आज हमारी अर्थ पे बड़े बड़े ग्रासलैंड्स, सक्सेशन ग्रास पे ही रुका हुआ है। वहां इतनी ज्यादा बरसात नहीं होती कि फॉरेस्ट बन जाए, इतनी कम भी नहीं होती कि डेजर्ट बन जाए। अटक गए ना घास पे। लेकिन अगर उन्हें मौका मिले तो वो भी जाना यही चाहते हैं, पर एनवायरमेंट उन्हें ऐसा मौका नहीं दे रहा बेटा। तो हर सक्सेशन, पहले एक बात बताओ, यही क्यों जाना चाहता है? बॉस स्टेट, अरे स्टेबल सबको होना है भाई, लेकिन हर सक्सेशन यहां तक पहुंचे जरूरी। अच्छा जल्दी से एक बात बताओ, जब ट्रीज आ गए तो क्या पीछे वाले सारे मर गए? हाँ, लेकिन डोमिनेंट कौन है? बेटा एक बात और देखो, क्रस्टोस लाइक केन, फोलियोज लाइक, केवल प्लांट का चेंज? बहुत गजब। अरे सक्सेशन तो प्लांट के चेंज को फोकस करता है, साथ के साथ एनिमल और माइक्रोब भी बदलेगा, अंडरस्टूड है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले तो डिसाइड
प्लांट, फिर जैसा प्लांट अपने आप आ जाएगा। तो मुझे सब बच्चों का तुरंत तुरंत आंसर चाहिए। जब हम क्रस्टोज लाइकेन से ट्री तक पहुंचे, डाइवर्सिटी कम या ज्यादा, बायोमास कम या ज्यादा, ह्यूमस कम या ज्यादा, क्या लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, क्या स्मॉल साइज से लार्ज साइज, क्या शॉर्ट लिव से लॉन्ग लिव हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेशन। यही सब कुछ होता जा रहा है। और क्या क्या हो रहा है और भी आएगा। ये चिप लिया क्या, पलट दू पत्ता, टाइम हो गया क्या, फंडे बनाते हैं क्या आप लोग? अच्छा, आज डांस की प्रैक्टिस करके आया है। बहुत बढ़िया है। कौन सा कथक कर रहा है क्या? अच्छा, बहुत बैली डांस कर रहा है, बताओ। चलो, तो चलिए फिर इसके बारे में यहीं से आगे बढ़ाएंगे बेटा अगले एपिसोड में। लेकिन मस्तियां थोड़ी कम करो अब। जो बात हंसने की आती है हंस के तुम चुपचाप वापस सीरियस हो जाओ। फिर वापस नहीं हंस के इधर उधर उसको मॉडिफाई करना, यही ना चल बे। थैंक यू बेटा।